नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं ऋचा पाठक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट। पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने पर्सनालिटी डिसऑर्डर के विषय में चर्चा की। फर्स्ट एपिसोड में मैंने बताया पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है और कितने प्रकार के हैं, और उसके दूसरे भाग में यानी मैंने सेकंड में बताया कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, जो क्लस्टर बी में आता है। आज इसकी तीसरी कड़ी में मैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ये भी क्लस्टर बी टाइप में ही आता है और क्लस्टर बी में आने वाले जो जितने भी व्यक्तित्व विकृति हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इसमें मूल रूप से थोड़ा सा नाटकीय अंदाज में उनका व्यवहार होता है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ये प्रायः महिलाओं में कॉमन पाया जाता है। इसमें उनका बिहेवियरल पैटर्न कुछ इस प्रकार का होता है कि वो उनके हर काम का मुख्य लक्ष्य अट्रैक्शन पाना होता है। लोगों का अटेंशन चाहते हैं, वो लोग अट्रैक्शन का केंद्र बनते हैं और वो बहुत ज़्यादा इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि लोगों का उनके प्रति इमेज क्या हो रहा है। ये लोगों के जो कहा जाता है कि हर बात के पीछे उनको ऐसा लगता है कि लोग मुझ पर ध्यान दें, या वो अपने को सेलिब्रिटी टाइप महसूस करते हैं। किसी भी सोशल गैदरिंग में गए तो उनका पहनाव, बातचीत, बोलने का अंदाज कुछ ऐसा होता है और उनका मेन पर्पस होता है कि सबका ध्यान उनकी ओर जाए। तो इस तरह के बहुत सारे उनमें ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसके आधार पे पहचाना जा सकता है कि ये बंदा हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मरीज है। तो इसमें एक्चुअली देखा जाए तो कुल कुछ 6 प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, जिनमें कम से कम 3 का होना अनिवार्य होता है। और जैसा कि हर पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए डायग्नोसिस के लिए आवश्यक है कि जब तक वो 18 साल से ऊपर का ना हो आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। तो ये 6 क्या क्या हैं लक्षण, जिनमें से कम 3 का होना ज़रूरी है, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये 6 क्या क्या हैं। पहला, सेल्फ ड्रामेटाइजेशन एंड एक्सरेटेड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। तो ये सिम्टम बहुत प्रधानता रखता है इन लोगों का कि इनके कोई भी भाव अभिव्यक्ति हो या इनका जो भी एटीट्यूड होता है बड़ा ही नाटकीय अंदाज में होता है, और कोई भी या तो वो इमोशन हो या इमोशन का एक्सप्रेशन हो, बढ़ा चढ़ा कर ये समझते भी हैं, अनुभव भी करते हैं और एक्सप्रेस भी करते हैं। दूसरा है सजेस्टेबिलिटी, इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। बड़े सहजता से, बहुत आसानी से इनको समझाया जा सकता है, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, दूसरों के विचारों में आ जाते हैं। ये दूसरी क्वालिटी है इनकी। तीसरा, सैलो एंड लेबाइल अफेक्टिविटी। इन पे जो भी प्रभाव पड़ता है बड़ा ही उथला या सतही तौर पे होता है। चौथा, कंटिन्यूअल अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड। ये बहुत बड़े वाले अटेंशन सीकर होते हैं। इनके हर बात, विचार, व्यवहार की जड़ में अगर आप जाइए तो अटेंशन सीकिंग ही रहता है। ध्यान आकर्षण का केंद्र बनना इनकी बहुत बड़ी पिपासा होती है, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये जो भी क्रियाकलाप में भाग लेते हैं या जो भी कुछ करते हैं, जो भी इनकी एक्टिविटी होती है, उसके जड़ में कहीं ना कहीं अटेंशन पाना ही होता है। पांचवा, इनएप्रोप्रिएट सेडक्टिवनेस एंड छठा, ओवर कंसर्न विथ फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। यानी कि ये इनमें ये भी प्रवृत्ति होती है कि अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल तरीके से पेश आना, और इनके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेबल यानी वो बहुत भड़काऊ तरीके से ड्रेसअप होती हैं। स्पेशली फीमेल्स में ये देखा जाता है, बहुत ही चार्मिंग बनने की कोशिश में, बहुत ही खूबसूरत बनने की कोशिश में बहुत ही भड़काऊ तरीके का वो वस्त्र पहनती हैं ताकि लोग उनकी ओर अट्रैक्ट हों, लोग उनकी ओर प्रलोभित हों, और पूरा इनका ये जो काम करने या जो भी बोलने की शैली कुछ भी होती है वो इस तरीके से अपने आप को ये खूबसूरत रूप से पेश करती हैं कि जहाँ भी जाएं सब लोग इनकी ओर मुड़ के देखें।
तो ये बहुत इनमें रहता है कि ड्रेस भी बहुत भड़काऊ हो, इस तरीके का चीज़ होता है। तो ये सारी जो प्रवृत्तियाँ इनकी हैं, ये इन 6 में कम से कम 3 का होना अनिवार्य है। अगर कम से कम 3 है या उससे अधिक भी है और उसकी उम्र 18 से ऊपर है, तो वो हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मरीज कहा जा सकता है। इसके अलावा इनका इंटरपर्सनल रिलेशन जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का रहता है और बहुत ही तूफ़ानी तरीके का होता है। आज इसके साथ बहुत क्लोज हो गए, कल उसके साथ हो गए, मतलब किसी भी चीज़ में स्थिरता नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी इनमें नहीं होती है। ये अपरिपक्व तरीके का बिहेव करते हैं, उतावलापन इनके काम क्रियाकलाप में आपको नज़र आता है। सेक्सुअल एडजस्टमेंट की इनमें कमी पाई जाती है। ये सारी प्रवृत्तियाँ, ये सारी प्रकृतियाँ न सिर्फ इनके लिए ख़तरनाक होती हैं, इसकी वजह से इनके परिवार के फैमिली मेम्बर्स भी इफ़ेक्टिव होते हैं, उन पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो इस तरह की अगर प्रवृत्ति है तो आपको या आपके किसी जानने वाले को तो सावधान हो जाइए कि ये कहीं हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर है तो भी घबराने की बात नहीं है, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है। लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी इसमें बहुत फ्रूटफुल होती है, स्पेशली साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी जो होती है बहुत बढ़िया होती है, और बिहेवियरल थेरेपी भी इसमें बहुत काम करता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आपको पता होना चाहिए कि ये जो सब चीज़ें हैं एक्चुअली मेरी बहुत ज़्यादातर जो इस विकार से ग्रस्त होते हैं उन्हें इस बात का फ़क्र महसूस होता है कि ये मेरी क्वालिटी है। वो बहुत ही वल्गर या भड़काऊ टाइप का ड्रेस पहन रहे हैं, उनको बहुत ही गुमान होता है कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी, मैं इतनी आकर्षक हूँ कि मैं इस तरह रहती हूँ, मेरे पास कुछ है, मैं दिखा रही हूँ। यानी कि उनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है, या बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर हैं, या बहुत ज़्यादा कहीं भी सोशल गैदरिंग में गई तो उनका पूरा अटेंशन है कि मुझे स्पेशली लोग देखें या वो ध्यान आकर्षण का केंद्र हूँ। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसके कारण वो जो है बहुत डिस्कम्फर्टेबल फील करते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें वो उनमें कोई कमी है या उनकी बीमारी का वो उनको नहीं लगता, वो उसे अपनी क्वालिटी समझती है कि मेरे में कुछ बात है, मैं इतनी आकर्षक हूँ, मैं इतने अच्छे से ड्रेसअप हो रही हूँ, या मैं इतना जहाँ भी जा रही हूँ लोग मुझे देख रहे हैं। तो अगर सेल्फ रियलाइजेशन हो कि नहीं कहीं मुझ में प्रॉब्लम है तो उसका समाधान 100% है और होता भी है। चलिए, ये तो हो गया लक्षण जिसे आपने पहचान लिया, और मैंने इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बता दिया। कारण की विज्ञान की ओर अगर हम जाएं तो 2-3 कारण इसमें आते हैं। पहला, जिसको हम हेरिडिटरी या जेनेटिक कह सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत कुछ नहीं कर सकते कि फैमिली में अगर किसी को है तो संभावना है। लेकिन अगर आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, आपको पता है कि ये चीज़ें जो हैं नॉर्मल से कुछ अधिक हो रही हैं ये प्रवृत्तियाँ, तो आप उस पर चाहे तो समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं और इसको भी आप बढ़ने नहीं दे सकते हैं। दूसरा है फॉल्टी पेरेंटिंग स्टाइल, यानी जो परवरिश का तरीका है, माता पिता ने जिस तरीके से परवरिश दी है उसमें कहीं कमी है। जैसे बचपने में आपने इस तरह का शो ऑफ वाली आदत डाली, क्योंकि इसके जो मरीज होते हैं बहुत शो ऑफ वाले होते हैं, हर चीज़ नाटकीय अंदाज में होता है, सब चीज़ें सतही तौर पे होती हैं और वो अपने आप में कुछ ज़्यादा गुमान उन्हें होता है, वो अपने आप को कुछ विशेष समझते हैं, अपने आगे दूसरों को नहीं समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर शुरू में वो बचपन में कर रहे हैं, उस समय रोक टोक दिया जाए और समझाया जाए तो शायद ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ें। लेकिन ऐसा नहीं अगर होता है, उनको सही समय पे सही रोक टोक नहीं होती है, सही पनिशमेंट नहीं होता है, तो ये प्रवृत्ति आगे रोग या विकृति का रूप धारण कर लेती है। कई बार इन्वायरमेंट में ऐसा दोष होता है या माहौल में देख कर सीख कर बच्चे लर्न कर लेते हैं इस तरह की चीज़ों को, कि किसी को देख रहे हैं, उसको बहुत अटेंशन मिला, कहीं जा रहा है, तो वो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती है और चाहते हैं कि मैं भी इस तरीके से कपड़े पहनूं, मैं भी इस तरीके से बिहेवियर करूं तो मुझे भी लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। कभी वो किसी सेलिब्रिटी को देखें, उसको आइडियल मॉडल समझ लिया और सोचा कि मैं भी वही हूँ, मैं तो उससे भी खूबसूरत हूँ, मैं उससे भी अच्छे से कर सकती हूँ, और उस तरह का उन्होंने बिहेवियर किया और उनको अटेंशन भी मिलने लगा। तो इनडायरेक्ट में उनकी इस विकार को हम लोगों ने
मोटिवेट किया, तो ऐसा अगर होता है तो बीमारी बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। तो इन सब चीज़ों का अगर शुरू से ख्याल रखा जाए तो इस तरह की समस्याओं को बढ़ने के पहले ही रोका जा सकता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। जी, अगर आपने ये चैनल को अब तक पहली बार देखा है या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो से आप जो भी अपडेट करूं आप उसे अवगत रहें। धन्यवाद।